हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड 9। तो फिर चलो अब बिना देरी करते हुए इससे करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुआन ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ वह ट्रेनिंग करते हुए अपने घर के दरवाजे पर पंच मारता है, लेकिन इससे तो उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। घर के अंदर निंग याओ जुआन को ट्रेनिंग कराने के लिए प्लानिंग कर रही होती है। जुआन निंग याओ से पूछता है कि तुम यह क्या कर रही हो, पर निंग याओ उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने की प्लानिंग कर रही हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है तो तुम्हें उससे पहले 3 चीजें सीखनी होंगी। पहला चलना, दूसरा खड़ा होना और तीसरा ध्यान लगाना। लेकिन जब कि तुम्हारी यह शुरुआत है तो फिर तुम अभी के लिए 2 चीजों पर ध्यान दो, चलना और खड़े होना। ये दोनों चीज तुम्हारे अंदर मौजूद प्रतिभा पर नहीं अपितु तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करेंगी कि तुम इन्हें कितने अच्छे से कर पाते हो। मुझे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे चलते हैं। और अब निंग याओ मार्शल आर्ट फॉर्म में आगे चलते हुए जुआन को दिखाती है। जुआन तो उसकी पावर को महसूस कर काफी हैरान होता है। इधर निंग याओ उसे अपनी स्किल्स को दिखा रही होती है जो कि काफी ज्यादा शार्प होती हैं। और अब उन स्किल्स को देखने के बाद जुआन की बारी आ जाती है। अब जुआन निंग याओ द्वारा सिखाई गई उन्हें स्किल्स को प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ वह ठीक से चल भी नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ऐसा एक बार नहीं अपितु कई बार होता है। यह देखकर तो निंग याओ अपने सर पर मार्शल आर्ट बुक को मारने लगती है। इधर वहीं दूर से सोंग की सर्वेंट यह देख रही होती है। वह जुआन से कहती है कि तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, और फिर वह कुछ दाना वहाँ पर डालती है जिससे कि उसकी मुर्गी वहाँ पर आकर उछल उछल कर उस दाने को खाने लगती है। यह देखकर सोंग जिन की सर्वेंट कहती है कि देखो, तुमसे बढ़िया तो मेरी मुर्गी है। इधर निंग याओ तो जुआन की हालत को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ, तुम तो एकदम गोबर गणेश हो। और फिर वह थोड़ी देर बाद जुआन को सिखाने के बारे में सोचती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह जुआन के पास आकर उससे कहती है कि जुआन, तुम जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ही इसमें अच्छा कर पाओगे। और फिर वह कुछ अपनी मार्शल आर्ट के मूव को उसके ऊपर चलती हुई कहती है कि देखो, मैंने भी काफी समय तक प्रैक्टिस की थी, तभी मैं इसमें महारत हासिल कर पाई। मेरे हिसाब से इसका अभ्यास 1 मिलियन बार करना चाहिए। लेकिन अब जुआन अपनी मछली की टोकरी को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। वह वहाँ से जाने से पहले कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यह जरूर करूँगा। यह देखकर निंग याओ उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो यह तुम्हारी प्रैक्टिस का समय है। लेकिन जुआन तो उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। जुआन रास्ते में चलते हुए निंग याओ ने जैसे उसे चलना बताया था वैसे ही चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर निंग याओ सोच रही होती है कि कहीं मैंने उसे ज्यादा बड़ा टास्क तो नहीं दे दिया। इधर हम उस रिवर के पुल पर एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स से कहती है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए कल्टीवेट करूंगी, तो फिर तुम लोग यहाँ रहकर पहरा देना, ध्यान रखना कोई भी मुझे परेशान ना करे। और अब यह कहकर वह वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है। इधर जुआन उस पुल के ऊपर आ जाता है जहाँ वह उस लेडी को कल्टीवेट करता हुआ दिखता है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर वह लेडी उस रिवर के पानी से अपने आप को ढक लेती है। उसके ऐसा करते ही वह एक अलग ही जगह में आ जाती है जहाँ पर उसे एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से उसे चारों ओर आग लगे हुए दिखाई देती है, परंतु फिर उसी पल वह सब कुछ शांत हो जाता है। और तभी काफी तेजी से एक पत्थर आकर उस लेडी को हिट करता है, जिससे कि वह लेडी घायल हो जाती है। लेकिन समय रहते ही उसके सोल्जर्स उसे संभाल लेते हैं। तभी वही लड़का वहाँ पर आता है जिसने की वह पत्थर फेंका था। वह लेडी उस लड़के से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। तभी उस लेडी का सैनिक उस लड़के पर हमला कर देता है, लेकिन वह लड़का तो अपने पत्थर से उस पानी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वह सोल्जर्स उस पानी को काट कर आगे बढ़ जाता है। यह देखकर वह लड़का वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। वह सोल्जर भी उसका पीछा कर रहा होता है। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि नदी के अंदर से कुछ स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है। वह उन स्टोन्स को देखते हुए कहता है कि इन स्टोन्स का रंग फीका क्यों पड़ गया और यहाँ इतने कम स्टोन्स क्यों हैं। साथ ही वह उन स्टोन्स को अपनी टोकरी में एकत्रित कर रहा होता है। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से भागते हुए जंगल के अंदर आ जाता है। और अब वह अचानक से रुक जाता है, परंतु वह सैनिक तो यह देखकर तुरंत ही उस लड़के पर हमला कर देता है। लेकिन यह सीन तो यहीं कट हो जाता है। इधर जुआन प्रैक्टिस करते हुए हिसाब लगा रहा होता है कि यदि मैं हर दिन 5 से 6 घंटे अभ्यास करूं तो 1 मिलियन बार से करने में मुझे 10 साल लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे कितना भी समय लगे अब मैं यह कर रहूंगा। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। उसके पास सोल्जर का हेलमेट होता है जिसे वह जमीन पर फेंक देता है। इधर
इधर जॉन उस लड़के को देखकर वहाँ पर चुपचाप मछलियाँ पकड़ने लग जाता है। तभी वह लड़का एक पत्थर उठाता है और वहाँ पर पानी में मारता है, जिससे कि एक मछली मरकर ऊपर आ जाती है। यह देखकर जॉन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर से वह नदी में मछली ढूंढने लग जाता है। यह देखकर वह लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो क्यों ना अब हम कंपटीशन करें। यह कहते ही वह कुछ स्टोन से जॉन पर हमला कर देता है, जिनसे जॉन बच जाता है। लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वह पानी में आकर जॉन से फाइट करने लगता है। यह लोग फाइट करते हुए पानी से बाहर आ जाते हैं और सच में यह फाइट काफी ज्यादा एपिक होती है। इधर वह लड़का जॉन पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से उसका अटैक बीच में ही रुक जाता है। वह वहाँ पर उस दूसरे पर्सन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ। वह पर्सन जॉन से कहता है कि यदि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तुम अभ्यास पर ध्यान दो, जितनी कड़ी ट्रेनिंग करोगे तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। और वह पर्सन माँ का जॉन से पूछता है कि तुमने उस लेडी के साथ क्या किया, उसके मन की स्थिति ऐसी क्यों बदल गई थी। वह उस लड़के को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम वहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। फिर माँ को जॉन कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, और वैसे भी तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तो फिर तुम मुझे उपदेश क्यों दे रही हो। इस पर वह पर्सन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी माँ को उससे कहता है कि तुम इतना मत भड़को, ठीक है, भविष्य में मैं उससे माफी मांग लूंगा। इस पर वह पर्सन माको को डांटते हुए कहता है कि यदि तुम लोगों से ऐसे ही भिड़ते रहोगे और किसी दिन किसी पावरफुल व्यक्ति से भिड़ गए तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर माँ को कहता है कि अरे यार तुम चिल करो, मुझे इतना क्यों डरा रही हो, वैसे भी जब यह होगा तब यह देखा जाएगा, तुम अभी से इसकी परवाह क्यों कर रही हो। इस पर वह पर्सन कहता है कि माँ को चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मासूमों पर कभी भी अत्याचार मत करना। लेकिन माँ को तो अभी भी चिल होता है, वह कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और वैसे भी इस छोटे से शहर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और भविष्य में यह शहर तो मेरे सामने चींटी के समान होगा। तभी पीछे से एक छोटी लड़की कुछ लोगों को लेकर आती है और जॉन को आवाज लगाती हुई उसके पास आ जाती है। जॉन जैसे ही उन आउटसाइडर को दिखता है वह सीरियस हो जाता है। अब एक लेडी उस पर्सन से कहती है कि वास्तव में पैतरेबाजी की कोई हद नहीं है, तुमने तो इसे भी पार कर दिया। फिर माँ को उन लोगों को देखकर कहता है कि वैसे तुम लोगों में से मर्डर करना मुझे कौन सिखाएगा। इस पर वह पर्सन कहता है कि माँ को मैं एक काफी पावरफुल सोर्समैन हूँ जो कि प्राचीन काल से इस दुनिया में हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। पर माँ को कहता है कि ठीक है, यदि तुम मुझे पावरफुल टेक्निक सिखाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और अब वह पर्सन माको को अपने साथ लेकर चला जाता है और इधर यह दोनों देखते ही रह जाते हैं। इधर जॉन जमीन पर पड़ी अपनी टोकरी को उठा लेता है। वहाँ मौजूद वह लेडी जॉन की टोकरी में स्टोन्स को देखती है और वह कहती है कि क्या तुम इनके बारे में जानती हो। पर जॉन कहता है कि मुझे इनके बारे में एक व्यक्ति ने बताया था। यह सुनकर वह लेडी कहती है कि कहीं वह अंकल लू जियाओशी तो नहीं थे, वैसे क्या तुम उन्हें जानते हो। वह जॉन को बताती है कि अंकल लू और हम एक क्लैन से नहीं है, लेकिन वह काफी समय पहले हमारे सेक्ट में आई थी जहाँ हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। यह सुनकर जॉन उसमें से कुछ स्टोन उसे देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर अगली बार मैं उनसे मिलूंगा तो मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा। तभी वह छोटी लड़की उस स्टोन्स को देखकर कहती है कि यह तो काफी ज्यादा सुंदर हैं। यह सुनकर वह लेडी कहती है कि यदि तुम्हें यह चाहिए तो फिर ये लो, वैसे भी तुमने हमें माको से मिलवा कर हम पर उपकार किया है। लेकिन तभी जॉन कहता है कि यदि तुम्हें स्टोन चाहिए तो फिर तुम ऐसे ले लो। यह सुनकर वह छोटी लड़की उस टोकरी में से स्टोन्स को देखती हुई कहती है कि मैं तो सबसे सुंदर स्टोन लूंगी, और अब वह एक छोटा सा स्टोन उसमें से बाहर निकाल लेती है। इधर जॉन अब अपने घर की ओर वापस निकल जाता है। इधर वह लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं कि माँ को और जॉन का एक दूसरे से काफी अलग है। तभी उस लड़के को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है, और अब वह लड़का तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वह लड़का बचते हुए उसके पास आ जाता है। इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वह एक लेडी से कहता है कि वह लड़का लिू जियांग काफी ज्यादा चालाक है, वह अब तो मास्टर रुयांग का डिसाइपल भी बन गया है। पर उस लेडी का लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। यह देखकर वह लेडी अपने लड़के को शांत करते हुए कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, वाओ जियाओ देर सबेर तुम्हारे हाथ में होगा। और तभी वहाँ आकर एक पर्सन उस लेडी के कान में कुछ कहता है। यह सुनकर वह लेडी कहती है कि अच्छा तो और भी लोग यहाँ आ चुके हैं, लगता है अब यहाँ पर काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं और काफी बड़ी लड़ाई भी हो सकती है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वह अपने लड़के से कहती है कि बेटा अब तुम चिंता मत करो, मेरा वादा है 2 दिन में वाओ जियाओ तुम्हारे हाथ में होगा। अगर हम लिू जियांग को देखते हैं जो कि मास्टर रुयान के जहाँ स्वॉर्ड बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मास्टर रुयान और
उनकी बेटी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। वह कहता है कि लिू जियांगांग, पुल पर एक खूबसूरत महिला तुम्हें ढूंढ रही है। यह सुनकर जियांगांग सब काम छोड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मास्टर मैं कुछ देर में जल्दी वापस आ जाऊंगा। वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि मास्टर ने बस मुझसे पुल को पार करने के लिए मना किया है। मास्टर की बेटी जियांगांग को वहाँ से भागते हुए जाता देख लेती है। वह मास्टर से कहती है कि क्या पिताजी आप उसे नहीं रोकेंगे। इस पर मास्टर रुयान कहते हैं कि तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और वह खाने लगती है। मास्टर जियांगांग द्वारा रिफाइन की जा रही स्वॉर्ड के मेटल को देखते हैं और कहते हैं कि जियांगांग एक काफी अच्छा लड़का है, लेकिन उसके अंदर धैर्य और संयम बिल्कुल भी नहीं है। और अब वह गुस्से में उस मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि अपने घर पर वापस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में मास्टर दिखाई देते हैं। वह उनके पास आकर उन्हें प्रणाम करता है। मास्टर जुआन को अपने द्वारा डिजाइन किए गए पत्थरों को देते हुए कहते हैं कि तुम यह रख लो, लेकिन जुआन तो मास्टर को ही देखे जा रहा होता है। यह देखकर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें यह मुफ्त में नहीं दे रहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर जुआन उन स्टोन्स को अपने पास रख लेता है। मास्टर कहते हैं कि यदि फ्यूचर में सांगयांग एकेडमी में संकट आए तो फिर तुम उसकी मदद करना, और याद रखना कोई भी सज्जन तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। और यह कहकर मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर जुआन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। इधर जियांगांग भागते हुए उसी पुल की ओर जा रहा होता है। वह सोचता है कि एक खूबसूरत महिला मेरा इंतजार कर रही है। वह यह सोचकर काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर पुल पर खड़ी उस महिला पर पड़ती है। वह उसे देखकर सीरियस हो जाता है। वह उससे कहता है कि यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, मैं बाओ जियाओ को बेचना नहीं चाहता, तो फिर तुम वापस चली जाओ। और वह लेडी कहती है कि तुम इतनी जल्दी मना क्यों कर रहे हो, पहले मेरी बात तो भी सुन लो। वह लेडी जियांगांग के पास आकर उसके कान में कहती है कि यदि तुम मुझे बाओ जियाओ नहीं दोगे तो फिर मैं चेंग जुआन को मार दूंगी। यह सुनकर जियांगांग के होश उड़ जाते हैं। इधर वह लेडी उस पुल को पार करके वहाँ से जाने लगती है। इधर जियांगांग उस पुल को देखकर मास्टर की बात याद करता है। उन्होंने इस पुल से पार जाने के लिए उसे मना किया है। उसके लिए यह सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और इसी के साथ इसका यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।